Hello everyone, I am Manish Yadav, Faculty of Physics, TOF Academy, द्वारका। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन रहता है कनेक्टेड मोशन का, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे करें कैसे नहीं करना है, तो हम वहाँ से उठाएंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे एंड इट विल बी अ बिट इजी फॉर यू। तो solving problem in mechanics using F FBD क्या, so this is simply a free body diagram. इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम बात करेंगे कि उस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, बॉडी का मूवमेंट कहाँ पे होगा। तो टेकिंग फर्स्ट केस, we have two masses connected to a string passing over a pulley. ये हम अज्यूम करके चले जो पुली है वो हमारी कैसी है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तो वी आर अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस पुली एज वेल एज massless. चलिए, let's say this is a pulley in which two masses are attached. One is of mass m1 and another is of mass m2. इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन रहता आपके पास एक कनेक्टेड मोशन में पुली के पार्ट का सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। एक पुली है सिंपल, ये रोप आपने इस तरीके से डाल रखे है स्ट्रिंग, और ये एक साइड पे m1 मास है और एक साइड पे m2 मास है। इस क्वेश्चन में जनरली हमसे पूछता है कि आप एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये टेंशन क्या है। देखिए, टेंशन जब हम कहें तो दिस T इज ए टेंशन and it is, in simple words, it is a force in a string, a force in a string. स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन। बस अभी के लिए आप इतना इसको ध्यान रखिएगा। टेंशन फॉर अ फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग हम बात करें यहां पे, इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एट एवरी पॉइंट। मीन्स अगर m1 है, कि m1 ब्लॉक है, आपको पता वर्टिकली इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज m1। ठीक, एक फोर्स हमारे पास क्या आ गया m1 जी। सेम m2 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा m2g। अब क्योंकि आपको पता है कि एक ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। इस टेंशन के साथ याद रखिएगा कि टेंशन हमेशा जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं उससे अवे लगेगा। उससे कहाँ लगेगा, अवे। तो ये स्ट्रिंग है, इस m1 बॉडी के लिए अवे अगर हम देखें तो दिस विल बी T। इस m2 के लिए देखें तो ये भी अवे, ये क्या बन जाएगा आपका T। एंड यही कहा ना मैंने, T कहाँ लग रहा है आपका, अवे फ्रॉम द बॉडी। और क्योंकि ये स्ट्रिंग कंप्लीटली एक है
तो पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पर भी इसको टी मार्क करा है और यहां पर भी क्या मार्क करा है, इसको टी। ये आपने बात कर ली फोर्सेस की। वन इज अ वेट दैट इज m1g, अनदर वन इज m2g, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका टेंशन लग रहा है m1 के साइड पे और m2 के साइड। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड फाइंड टेंशन। आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है और इक्वेशन के लिए सिंपल आपको याद रखना है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो हम यूज करते हैं अब तक। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट इक्वल टू एम ए की बात करनी है आपको, तो m2 है और m1 है। सोचिए आपने रस्सी से एक पुली के ऊपर दो मासेस टांग दिए, एक साइड 5 kg है, एक साइड 2 kg है। ऑब्वियस सी बात है 5 kg वाला क्या करेगा, नीचे आता जाएगा, और 2 kg वाला क्या करेगा, ऊपर की तरफ आता जाएगा। मीन्स एक्सिलरेशन क्या होगी 5 kg की डाउनवर्ड और 2 kg वाली की कहां हो जाएगी, अपवर्ड। अब क्योंकि हमने यहां पर कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो वी आर अज्यूमिंग इस केस में m2 इज ग्रेटर देन m1। हम ये मान करके चले। अब अगर m2 बड़ा है और ऐसे कनेक्ट करेंगे तो m2 नीचे की तरफ आएगा और m1 कहां जाएगा आपका, ऊपर की तरफ। सेम स्ट्रिंग है, कनेक्टेड है m1 और m2 इस पे, एक नीचे आएगा दूसरा ऊपर जाएगा, तो दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। ये डाउनवर्ड ए और यहां पर आपका अपवर्ड ए। क्लियर जी, ये आपने फोर्सेस यहां पे दिखा दी। अब कहीं कि सर ये एफ बी डी कहा गया इसमें, तो देखिए इस बॉडी को हटाते हैं अलग से। आपने क्या लिखा है यहां पर, एक बॉडी ये रही आपके पास दैट इज m2, दूसरी बॉडी आपने क्या कहा m1। m2 के ऊपर सभी फोर्सेस की बात कर दीजिए, m1 के ऊपर सभी फोर्सेस की बात कर दीजिए, बन गया आपका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो बात करते हैं m2 के लिए। मैंने क्या कहा, m2g डाउनवर्ड, m1g डाउनवर्ड, टेंशन अवे लग रहा था तो ऊपर की तरफ t, ये टेंशन अवे लग रहा था ऊपर की तरफ। m2 का मास ज्यादा है तो ये एक्सीलरेशन कहां है आपका, डाउनवर्ड a। m1 कम है तो इसका एक्सीलरेशन, दिस इज fbd फॉर मास m2 एंड दिस इज fbd फॉर मास m1। अब इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है m इक्वल टू m इंटू ए, मास नेट वैल्यू की बात करें तो ठीक है। एफ नेट, नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो आपने कहा सर एम ए, तो यहां पर अगर आप देखें तो मास कितना है m2 और एक्सीलरेशन कितना है a। इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस है, T ऊपर टेंशन इन स्ट्रिंग और m2g डाउनवर्ड। इसको नीचे आना है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है यहां पर m2g। बिल्कुल सही बात, ये बॉडी नीचे आना चाह रही है, m2g भी नीचे है, ये वाला फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, और T जो टेंशन है ये इसको क्या कर रही है, अपोज। इन द सेम वे ये बॉडी अपसाइड जा रही है तो यहां पर ये क्या होगा, m1a। इस m1a को a से ऊपर ले जाने में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसको आप क्या बोल रहे हो, टेंशन। तो T सपोर्ट कर रहा है बच्चे इस केस में, और m1g इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, माइनस ऑफ m1। तो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, दो इक्वेशंस, दो अननोन। अननोन कौन से आपके पास, a एंड t। चलिए, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू m2a प्लस m1a is equal to m2g minus of t plus of t minus of m1. That's it.
T नेगेटिव, T पॉजिटिव कैंसल आउट। अब आपके पास यहाँ पर आप वैल्यू देखें, अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, A will be equal to M2G minus of M1G, that is M2 minus M1 of G divide by M2 plus M1. So this will be the acceleration in this case. ये आप acceleration यहाँ पे calculate कर, सिंपल। एक अननोन हमारे पास आ चुका है जो हमने निकालना था A। अब पूछता है T। तो क्लास 10th में जो आप पढ़ते हैं तो आपके पास मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन से करिए, आप सब्स्टिट्यूशन से करिए। मगर ठीक है, आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1। A की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू M2 minus M1 by M2 plus M1 of G multiplied by M2। A हमने निकाल लिया, एक्सीलरेशन कितना है आपके पास, M2 माइनस M1 ऑफ G डिवाइड बाय M2 प्लस M1। एक अननोन हमारे पास आ चुका है, दैट इज A। अब हमें निकालना है T निकालना है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, 1 और 2। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू और क्या निकाल देंगे, T। चलिए पुट करते हैं इसको। लेट्स सी फ्रॉम हियर, देखिए पुटिंग value of A in equation 1। Equation 1 is M2A। तो M2 वैल्यू ऑफ A ये आप निकाल चुके हैं। क्या है ये वैल्यू, M2 माइनस ऑफ M1 इंटू G डिवाइड बाय M2 प्लस ऑफ M1 इक्वल टू M2G माइनस ऑफ T। मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, T की। तो मेक T सब्जेक्ट, T विल बी इक्वल टू M2G माइनस ऑफ M2 माइनस M1 ऑफ G ओवर टू द M2 प्लस ऑफ M1। T equal to, take LCM, this will be M2 plus of M1। LCM लीजिए, this will become M2 square of G plus of M1 M2G minus of M2 square plus of M2 M1। M2 स्क्वायर G माइनस ऑफ M2 स्क्वायर G। अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन देगा T M1 M2G M1 M2G, दैट विल बी 2M1 M2 ऑफ G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो दिस इज योर आंसर फॉर, ये आपने यहां पर T कैलकुलेट कर दिया और यहां पर क्या कैलकुलेट कर दिया आपने, एक्सीलरेशन। हमने बात करी अभी तक FPD को यूज करके एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन की, जिसमें हमने पुली को माना फ्रिक्शनलेस और मासलेस। इस पे सिंपली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था आपका, ये देखिए एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था क्या, M1 और M2 मासेस।
हमने इसमें निकाला आपका एक्सीलरेशन और टेंशन। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, m2 माइनस m1 ऑफ g डिवाइड बाई m2 प्लस m1, और t की वैल्यू आई आपके पास 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे तो सिंपल यही क्वेश्चन आता है। अगर डेरिवेशन के लिए आ गया तो आपको कंप्लीट करना है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप इन एक्सप्रेशंस को, वैल्यू पुट करिए और ये सॉल्व हो जाएगा। नीट एग्जाम्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे। ठीक है, आई होप यहां तक ये क्लियर है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं साथ साथ। हम बात करते हैं यहां पे एक क्वेश्चन की। Let's say this is 2 kg and this is 4 kg and tension here is T and tension here is T, और डाउनवर्ड पे जो लगेगा दैट विल बी 4g, और यहां क्या लगेगा 2g। देखिए बच्चों, यहां पर 4 kg लेफ्ट साइड पे जो आपको मास दिख रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू द राइट मास, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशंस आ चुके हैं तो मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ए विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1, 4 माइनस 2 ऑफ g डिवाइड बाय 4 plus 2, you will get a equal to g by 3। t के लिए भी आपके पास एक्सप्रेशन है, t पुट कर दीजिए यहां पे, t इक्वल टू m1 is 2, m2 is 2, value of g let it be g only, m1 plus m2 is, so you will have 4 by 3 टेंशन। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, आई होप ये क्लियर है आपको। इसी तरीके के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिएगा स्कूल एग्जामिनेशंस में, और नीट में भी जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। कनेक्टेड मोशन का एक पार्ट लिया हमने पुली, जिसमें पुली को हमने माना फ्रिक्शनलेस और मासलेस, वहां पे हमने कैलकुलेट किया एक्सीलरेशन और टेंशन। सेम एफबीडी की ही हेल्प से अब हम सेकेंड टॉपिक लेने जा रहे हैं, मीन्स टू बॉडी मासेस इन कॉन्टेक्ट एंड केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। आइए, तो नंबर 2 is two masses in contact दो मासेस रखते हैं हम कांटेक्ट में। लेट्स से दिस इज m1 and this is m2 kept on a frictionless surface. This surface is friction। इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड फाइंड रिएक्शन। क्या कहेगा क्वेश्चन में, m1 और m2 दो मासेस हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और किसी भी साइड से फोर्स लगा देगा, चाहे वो m1 से लगाए या m2 से लगाए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली हमने एक केस ले लिया कि F जो है वो लगा है m1 के ऊपर। ठीक है, अब पहले तो ये पता हो रिएक्शन फोर्स। ठीक है, देखिए m1 और m2 कांटेक्ट में है, अगर आप फोर्स F लगा रहे हैं तो इन दोनों बॉडीज का जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा, एंड दैट सेम एक्सीलरेशन इज a, दैट सेम एक्सीलरेशन इज, क्योंकि m1 और m2 कांटेक्ट में है तो m1 m2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, विच विल बी इक्वल एंड अपोजिट। हम बनाते हैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम। मैं कह दिस इज m1 एंड दिस इज m2। m1 और m2 तैयार हो गया आपके पास। आपने यहां पर एक फोर्स लगाया जिसको आपने क्या बोला है, F1। इसका एक्सेलरेशन a,
इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, a। बेटा m1 और m2 के बीच में रिएक्शन फोर्स लगेगा, m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 भी m1 के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला है। लेट्स से दिस अपोजिट फोर्स और दिस रिएक्शन फोर्स इज r, m2 की वजह से m1 पे और m1 की वजह से m2। इसके अलावा कोई भी फोर्सेस m1 और m2 पे नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, ठीक है। तो अब इक्वेशन सेट करते हैं। इक्वेशन सेट कैसे करना है, एक ही चीज याद रखनी है आपको, F इक्वल टू एम ए। पहले वाले के लिए m1a इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ एक्सेलरेट करना है, तो F1 वो फोर्स है जो इसको यहां पर सपोर्ट करेगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और R क्या है, अपोज कर रहा है, तो F1 माइनस ऑफ R। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार। सिमिलरली अगर हम बात करें M2 की, तो ये R ही है जो इसको क्या करेगा, फोर्स, नेट फोर्स प्रोवाइड कराएगा इक्वल टू M2A। तो M2A विल बी इक्वल टू R, M2A विल बी इक्वल टू, चलिए M1A इक्वल टू F1 माइनस R एंड M2A इक्वल टू R। अगर मैं R की वैल्यू को पुट कर दूं तो दिस विल बिकम M1A इक्वल टू F1 और सॉरी F माइनस ऑफ M2A। This will become M1A plus of M2A equal to F, and value of acceleration will be equal to F by M1 plus of M। एक्सेलरेशन आ गया। अब जब एक्सेलरेशन आपके पास आ गया तो आप रिएक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो R क्या हो जाएगा आपके पास, M2 एंड A इज F by M1 plus of M। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाइंड ए एंड रिएक्शन फोर्स। आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है और आपके पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, रिएक्शन। क्या किया हमने क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि सर M1 एंड M2 तो मासेस है कांटेक्ट में जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं M1 पे तो एक्सिलरेशन कितना होगा, और M1 और M2 के बीच में लगने वाला रिएक्शन फोर्स कितना होगा। हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम जब हमने बनाया तो हमने देखा F फोर्स लग रहा था कहां पे, M1 पे, तो एक्सेलरेशन इसका A टुवर्ड्स राइट। दोनों बॉडीज कांटेक्ट में थी तो M2 का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, A। M1 और M2 के बीच में एक फोर्स लगा था, रिएक्शन फोर्स, जो इक्वल एंड अपोजिट था। M2 की वजह से M1 पे जो लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर, M1 की वजह से M2 पे जो लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर। और हमने यूज किया F इक्वल टू एम ए। तो M1A इज इक्वल टू F माइनस ऑफ R। क्यों, F क्या है, इन द डायरेक्शन, और R क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। सिमिलरली R ही है यहाँ पे वो फोर्स जो M2 को A एक्सेलरेशन देगा, दैट इज M2A विल बी इक्वल टू R। और हमने वैल्यू पुट करी R की यहाँ पे, आपके पास क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब R में यहाँ पुट करेंगे A की जगह, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ। So this was second type when two masses are kept in contact on a frictionless surface. Two masses in contact के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम सेम फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर तीन मासेस को कांटेक्ट में रखेंगे और उसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे और उन मासेस के बीच का रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो थर्ड वन इज थ्री masses in contact, M1, M2 and M3, kept on a frictionless surface.
सेम यहां भी क्या पूछने वाले हैं आपसे, फाइंड एक्सिलरेशन एंड reaction force between the masses, reaction force between, BW is between यहां पर भी क्या है, m1 के ऊपर हमने फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज F। सेम हम अप्रोच बनाएंगे यहां से किसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बात करें उससे पहले हम कहें F जो है एक्ट कर रहा है M1 पे, बट क्योंकि M1 M2 M3 कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है, तो जो एक्सीलरेशन M1 को मिलेगा वही M2 को मिलेगा और वही M3 को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम की। लेट्स से दिस इज M1, इस पे एक फोर्स लगा F, एक्सीलरेशन इज A। सिमिलरली अब हम बात करते हैं यहां पर M2 की, इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, A। फिर हम बात करते हैं M3 की, इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी A। इसके बाद अब M1 और M2 क्योंकि कांटेक्ट में है, M2 और M3 कांटेक्ट में है, तो M1 M2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स M2 M1 के ऊपर लगाएगा। सिमिलरली M2 M3 पे लगाएगा और M3 M2 पे लगाएगा। तो M1 और M2 के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स सेम, M2 और M3 के बीच में लगने वाला, देखिए लगाते हैं इसको, M2 की वजह से M1 पे लगेगा, उसकी डायरेक्शन यही होगी, लेट्स से दिस इज R, और M1 की वजह से जो M2 पे लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी R, और इन ये दोनों M1 और M2 के बीच में सेम। सिमिलरली M2 और M3 के बीच में जो लगेगा, M3 की वजह से M2 पे जो लगा उसको हमने नाम दे दिया R डैश, और M2 की वजह से M3 पे लगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, ये भी R डैश। तो M1 और M2 के बीच में सेम R, M2 और M3 के बीच में सेम R डैश। ये चीज आपको पता चल चुकी है। अब फिर से सेम क्या यूज करना आपको, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए यूज करते हैं। लेट्स सी एक्सीलरेशन इज M1A, F नेट इज M1A। ये M1A F नेट कहां से मिला, F इन द डायरेक्शन और R इसको क्या कर रहा है, अपोज। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे वी हैव M2A, इस M2A में देखें तो M2 पे R भी है, रिएक्शन फोर्स R डैश भी है, बट R इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है, तो R विल सपोर्ट बट R डैश विल अपोज। एक और इक्वेशन थर्ड के लिए, जैसे आपने पिछले केस में करा था, सिंपल। यहां पर तो क्या आपके पास R डैश ही है जो इसको क्या कराएगा, मूव कराएगा, दैट इज इक्वल टू M3। ये वैल्यू आ गई आप, दीज आर द, चलिए पुट करते हैं R डैश की वैल्यू को यहां पे। R डैश की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, यू विल गेट M2A इक्वल टू R माइनस ऑफ M3A, which implies R will be equal to M2 plus M3। R आ गया आपके पास। अब इसको पुट कर देते कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में। M1A is equal to F minus of M2 plus M3 of A, and you will get M1A plus of M2A plus of M3A is equal to F. A will become F by M1 plus M2 plus of M3,
एक्सिलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया और यही एक्सिलरेशन है जो तीनों के पास कॉमन है। अब m1 और m2 के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना होगा, आपके पास है वैल्यूज, बस पुट कर दीजिए m2 प्लस m3 एंड a इज f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस ऑफ m3. Reaction force R. And third one is R dash. R dash will be equal to m3. A is F divided by m1 plus m2 plus of m3. ये आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन, यही आपसे पूछा गया था। एक्सिलरेशन बताइए और रिएक्शन फोर्स बताइए बिटवीन द मासेस। प्रीवियस केस में दो मासेस कांटेक्ट में थे तो एक ही रिएक्शन फोर्स था जिसको आप आर बोल रहे थे। इस केस में तीन मासेस कांटेक्ट में हैं तो दो रिएक्शन फोर्सेस हो गए आर और आर डैश। ये आपका एक थर्ड टाइप था जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम से तीन मासेस को कांटेक्ट में रखा और वहां पर एक्सिलरेशन और क्या निकाल दिया, रिएक्शन फोर्स बिटवीन द मासेस।